नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के अंतर्गत जीके के पार्ट में इकाई 3 से। और इकाई 3 में आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान, यानी सब टॉपिक 2 है। आपको बता दें दोस्तों कि इकाई 3 में आपके 3 टॉपिक है। पहला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसका उसका तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम। इस वीडियो को दोस्तों मैंने अभी इसलिए अपलोड नहीं किया है कि मैंने जो इसका मैटर है वो मैंने कलेक्ट किया हुआ है, बट जो पिछले प्रश्न पत्र है मैंने देखा हुआ तो उसमें सबसे अधिक कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उन सब के विषय में पूछा जाता है। तो उसके नोट्स मुझे अभी कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग तैयार कर लेते हैं इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान। इस वीडियो को तैयार करने में दोस्तों मैंने हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है और मैंने प्रयास किया है कि यह वीडियो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ अन्य कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट और ईमेल का आधारभूत ज्ञान से संबंधित प्रश्न होना हो तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी हो। तो चलिए दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो कम्युनिकेशन है उसका एक महत्वपूर्ण और दक्ष माध्यम है और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। एक नज़र डालना जरूरी हो जाता है इंटरनेट के पूरे इतिहास में, और अगर एक बार इसका हम इतिहास देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो देखिए, शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये बात थी 4 अक्टूबर 1957 की, और उस समय जो है सोवियत संघ द्वारा विश्व का प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसका नाम था स्पुतनिक। बट दोस्तों एक उस समय समस्या थी। समस्या यह थी कि उसी समय में जो अमेरिका है वो भी मानव निर्मित सैटेलाइट बना रहा था, परंतु पहली सफलता सोवियत संघ को मिल गई। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1958 में अमेरिका द्वारा एक संस्था का गठन किया जाता है जिसका नाम था ARPA, ARPA का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका जो उद्देश्य था वह था साइंस एवं टेक्नोलॉजी में अन्य देशों की तुलना में अधिक विकास करना। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका, जैसा अभी हम लोगों ने पहले भी बात की कि मानव निर्मित सैटेलाइट बनाना चाह रहा था और ये चाह रहा था कि उसका पहला सैटेलाइट अमेरिका द्वारा ही बनाया जाए, बट ये सफलता किसने प्राप्त कर ली थी? सोवियत संघ ने। देखिए, ARPA का कई बार नाम बदला गया हुआ है। ARPA को बाद में DARPA, फिर ARPA और फिर DARPA इसका नाम किया गया। तो सनवाइज अगर देख लें तो ARPA को 1972 में DARPA किया गया और 1993 में पुनः ARPA किया गया और 1996 में पुनः इसका नाम बदल के DARPA यानी DARPA कर दिया गया। DARPA का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, तो यह होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। और यहीं से इंटरनेट की ओर जो है एक कदम बढ़ना स्टार्ट होता है। देखिए, ARPA द्वारा कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का विचार दिया गया। पहली बार जो कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का विचार दिया गया था वो ARPA संस्था द्वारा दिया गया था। ARPA ने BBN टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर 4 अलग अलग कंप्यूटरों को एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से जो है कनेक्ट किया हुआ था। इस विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था ARPANET। तो विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम ARPANET एक TCP और IP प्रोटोकॉल युक्त विश्व का पहला इंटरनेट कनेक्शन था। तो देखिए, 2 टर्म आ गए, इसको भी देख लेते हैं। TCP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। पॉकेट रेडियो क्या होता है तो इसको भी देख लें। पॉकेट रेडियो जो है डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग लंबी दूरी तक डेटा पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। देखिए, जो भी हम लोग नेट चलाते हैं वो उसमें डेटा पैकेट का महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि ARPANET और PRNet जो ये दो हैं, पुनः दोनों नेटवर्क को सैटेलाइट नेटवर्क यानी सेटनेट से कनेक्ट किया गया और इस प्रकार इंटरनेटवर्किंग या इंटरनेट की शुरुआत हुई। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि ARPANET प्लस PRNet प्लस सेटनेट इक्वल टू इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या था दोस्तों? ARPANET, PRNet और सेटनेट का कॉम्बिनेशन था और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम 1973 में इंटरनेट शब्द का प्रयोग किया गया। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंटरनेट संयुक्त रूप से विंटन सर्फ और बॉब कान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने TCP की खोज की थी, इन दोनों लोगों ने मिलकर। 1974 में टेलीनेट जो कि ARPANET का एक कमर्शियल वर्जन था यानी वाणिज्यिक वर्जन था, यह विश्व की प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी इंटरनेट सेवा प्रदाता बनी। यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ISP इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो पहली ISP कौन थी? ARPANET का जो कमर्शियल वर्जन था टेलीनेट। तो टेलीनेट इस तरीके से पहली वर्ल्ड की ISP थी। विश्व का प्रथम ईमेल बिना इंटरनेट के 2 कंप्यूटरों के बीच रेमंड टॉमलिंसन द्वारा 1971-72 के आसपास जो है
ARPANET द्वारा भेजा गया। देखिए यहाँ पे मैंने 2 सन इसलिए लिख दिया कि जब मैं डेटा कलेक्शन कर रहा था तो ये मुझे अलग अलग डेट मिल रही थी, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिखे तो उस पर उसके साथ आप जाइएगा। और @ का चिन्ह हम लोग ईमेल भेजने में बहुत इसका उपयोग करते हैं, बहुत क्या ईमेल भेजना तो आपको इस साइन का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये चिन्ह भी जो है रेमंड टॉमलिंसन द्वारा दिया गया था। आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत जो है 1 जनवरी 1983 को हुई थी, जब ARPANET द्वारा TCP और IP को अपनाया गया था। तो आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1983 की। देखिए दोस्तों, मैं नोट्स बनाने में ध्यान रखता हूँ कि ऐसे ऐसे पॉइंट आपको दिए जाए कि कम शब्दों में अधिक से अधिक मैटर को हम कलेक्ट कर सकें। www वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है इसका, और इसके जो जन्मदाता थे कौन थे? सर टिम बर्नर्स-ली। और www की जो आधिकारिक रूप से सेवा में आया था 1991 में आया था। आपको बता दें वैसे तो www पर वर्क जो है इसको बनाने में जो कार्य है लगभग 1989 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन फाइनली रूप से ये जो अस्तित्व में है 1991 में आया। ईमेल में अटैचमेंट की शुरुआत 1992 से हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 से हुई। इसका श्रेय किसको जाता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड को जाता है, यानी VSNL को भारत में इंटरनेट की शुरुआत का श्रेय जाता है, जो कि 15 अगस्त 1955 को प्रारंभ हुई। इंटरनेट पर रजिस्टर होने वाला पहला डोमेन, यहाँ पर देखिए 2 नाम है, मैं आपको बता दूँ। देखिए पहला अगर नाम देखा जाए तो वो है nardu.net। NORDU.net। nardu.net जो है 1 जनवरी 1985 को बनाया गया था, पहला डोमेन था। बट जो पंजीकरण अनुमति के आधार पर पहला डोमेन है वो है samblic.com, और ये 15 मार्च 1985 को रजिस्टर्ड हुआ था। तो इसलिए आधिकारिक रूप से अगर डोमेन की बात करते हैं पहला डोमेन तो वो होगा samblic.com। 1978 में VA शिवा अय्यदुरई, नाम याद रखिएगा, VA शिवा अय्यदुरई द्वारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया जिसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो आदि था। इसी को ईमेल कहा गया। और अमेरिका द्वारा 30 अगस्त 1982 को अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल खोजकर्ता के रूप में मान्यता दी गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को वेब ब्राउज़र के द्वारा पढ़ा जाता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों? तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों को उपयोगकर्ता के लिए ढूंढकर समझने की भाषा में अनुवाद करता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, जैसे आप लोग जानते हैं वेब पेज में जो लैंग्वेज लिखी जाती है HTML, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखी जाती है, और यही जो वेब ब्राउज़र है उसको आपके लिए सर्च करता है और आपकी समझने की भाषा में आपको दिखाता है। HTML क्या है? यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका विकास वेब पेज बनाने के लिए किया गया। देखिए जो शॉर्ट फॉर्म में बहुत आते हैं तो इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। HTML वेब पेज को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करती है, यानी वेब HTML जो कंप्यूटर की भाषा है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? टैग्स का प्रयोग किया जाता है। HTML के सर्वप्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो वो भी थे टिम बर्नर्स-ली। और दुनिया का जो पहला ब्राउज़र था वो भी टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही दिया गया था। क्या था? www या वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से जुड़ने के लिए जो है प्रयुक्त एड्रेस जो होता है उसको कहते हैं URL। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। कुछ प्रमुख ब्राउज़र के नाम देख लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ से प्रश्न बनता है आपके UPSC निम्नलिखित में कौन सा जो है वेब ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? तो देखिए जो प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं उनके नाम इस प्रकार से: गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउज़र, मैक्सथॉन ब्राउज़र, टार्च इंटरनेट ब्राउज़र, अवन ब्राउज़र, www, नेक्सस, लिंक्स और फ्लॉक, नेट स्केप, नेविगेटर। देखिए ये जो ब्राउज़र हैं इन ब्राउज़र की अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो उन सबको मैंने अभी इस वीडियो में नहीं शामिल किया है। उसके लिए मैं आगे जो है अलग से आपको वीडियो दे दूँगा, उनको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। और इनमें से कुछ ऐसे भी ब्राउज़र हैं जो बंद हो चुके हैं वर्तमान में, जैसे और कुछ है जो विदेशी हैं। तो ये सॉरी विदेशी तो यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, कुछ ब्राउज़र हैं जो हो सकता है कि बंद हो गए हो, तो उनके विषय में जो अपडेट जानकारी होगी उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। वेब ब्राउज़र संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य उन पर एक नज़र डालते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पहला ब्राउज़र था, बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस रखा गया, इसे बाद में नेक्सस नाम से भी जाना गया। लिंक्स एक टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र था जिसके द्वारा किसी भी ग्राफिक सामग्री को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था। 1993 में आया मोजिक ब्राउज़र, दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र था। तो दुनिया का सबसे पहला लोकप्रिय ब्राउज़र कौन सा था? मोजिक था। माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो वेब ब्राउज़र था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर।
अब हम बात करेंगे सर्च इंजन की। आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहे हैं दोस्तों कि अगर देखिए जो ये नोट्स हिंदी में आप लोग अभी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ये मैं इंग्लिश में भी तैयार कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सभी नोट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें तो उसके लिए आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से नोट कर लें 9506543831। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ प्रमुख शब्दों की सहायता द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी को खोजकर उपयोगकर्ता को दर्शाता है। तो जो जानकारी है www पर यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर, उसको एक्सेस करने के लिए आपको सर्च इंजन की आवश्यकता पड़ती है, और सर्च इंजन ही आपको सारी जानकारी आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है सर्च करके दिखाता है। सर्च इंजन की पहली प्राथमिकता होती है कि अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनको सही जानकारी खोजकर प्रदान करना। सर्च इंजन का प्रमुख कार्य अलग अलग वेब पेज से जानकारी खोजना और उन्हें व्यवस्थित करके विषय वस्तु की गुणवत्ता के अनुसार रैंकिंग प्रदान करना। देखिए जब भी हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो सारे हमारे पास रैंकिंग के आधार पर आते हैं, और ये रैंकिंग जो डिसाइड की जाती है, ठीक, यह सर्च इंजन के एल्गोरिथम द्वारा डिसाइड की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि यह एल्गोरिथम क्या है? तो दोस्तों यह सर्च इंजन का एक सीक्रेट मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो प्रत्येक सर्च इंजन के लिए अलग अलग होता है। ठीक, किसी सर्च इंजन द्वारा जानकारी खोजने हेतु कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी सर्च इंजन जो 3 चरणों में कोई भी जानकारी आपको आपके लिए सर्च करता है और आपको शो करता है। तो ये कौन कौन से 3 स्टेप हैं देख लीजिए। पहला है क्राउलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग, और तीसरा है रैंकिंग। यानी क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्राउलिंग के क्या क्या कार्य है? तो क्राउलिंग के जो विभिन्न कार्य है वो है कि विभिन्न वेब पेजों एवं उन पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अन्य वेब पेजों को बहुत तेज गति के साथ स्कैन करना एवं निम्न जानकारी प्राप्त करना कि वेब जो पेज है उसका टाइटल क्या है, उसमें विवरण क्या है, पेज में जो प्रयुक्त कीवर्ड है वो कौन से हैं, वेबसाइट के पेजों की संख्या कितनी है, वेबसाइट पर उपलब्ध कौन कौन सी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, और पेज अपडेट की तिथि क्या है। ये सारी जानकारी किसके द्वारा सर्च की जाती है? क्राउलिंग के द्वारा। इसके बाद वर्क आता है इंडेक्सिंग का। तो जब ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो इंडेक्सिंग के द्वारा जो है क्राउलिंग द्वारा प्राप्त जानकारी को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और सर्च इंजन के डेटाबेस में उसको सुरक्षित कर दिया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर आपको आसानी से और तेज़ी के साथ सही जानकारी शो की जा सके। रैंकिंग, उपलब्ध जानकारी को किस क्रम में उपयोगकर्ता को दिखाना है, ये रैंकिंग के द्वारा किया जाता है कि कौन सा पेज पहले आएगा, कौन सा पेज बाद में आएगा। विश्व का जो पहला सर्च इंजन था उसका नाम था आर्ची, ठीक है, और इसे प्री वेब इंटरनेट सर्च इंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्री वेब इंटरनेट सर्च इंजन? क्योंकि इसको www से भी पहले 10 सितंबर 1990 को तैयार किया गया था। अब एक नज़र डाल लेते हैं कुछ प्रमुख सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन और जो वेब ब्राउज़र है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए, और इसमें भी हमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। अभी हम सिर्फ नाम पर एक नज़र डालेंगे। तो जो कुछ प्रमुख सर्च इंजन है, एलीवेब, वेब क्राउलर, इन्फोसीक, लाइकोस, अल्टाविस्टा, मैगलेन, एक्साइट, डॉगपाइल, इंकटॉमी, हॉटबॉट, आस्कजीप्स, नॉर्थन लाइट, यानडेक्स, गूगल, ऑल द वेब, विसियो, बैंडू एक चाइनीज़ सर्च इंजन है, info.com, a9.com, Yahoo, MSN सर्च, ask.com, गुड सर्च, क्वेरो, चाचा, गुरुजी, विकीसीक, विकी सर्च, लाइव सर्च, क्विल, और ये इंग्लिश में नाम है yahoo.com। तो ये कुछ प्रमुख सर्च इंजन है। दो जानकारी और देख लीजिए। याहू सर्च इंजन आया था 2004 में, जबकि गूगल आया था 1998 में। कुछ अन्य तथ्य, नेटवर्क क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने से जो बना समूह होता है उसको हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इंट्रानेट, एक संगठन के भीतर जो निजी कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है उसको इंट्रानेट कहते हैं। इसी प्रकार से एक्स्ट्रानेट जो है निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग सुरक्षित रूप से गतिविधियों को साझा करने के लिए विक्रेताओं, साझेदारों व उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। एक्चुअली में जो एक्स्ट्रानेट है वह एक संगठन का वह इंटरनेट है जिसे संगठन के बाहर के उपयोगकर्ता प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है? शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है यह, और यह मुख्य शैक्षिक संस्थानों एवं अनुसंधान केंद्रों को जोड़ने का कार्य करती है। वेब का फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और यह मोबाइल में प्रयुक्त होने वाला एक वेब ब्राउज़र है। अब बात करेंगे VOI या VoIP। फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट टेलीफोनी में इसका प्रयोग होता है। इंटरनेट टेलीफोनी के द्वारा
इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से संपूर्ण इसमें कहीं भी आप जो है मुफ्त में कॉलिंग कर सकते हैं। वेब पेज बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स का संग्रह है जो HTML में लिखे होते हैं, जिसको हम लोगों ने पहले भी हमने बात की है। और ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक। वेबसाइट हाइपरलिंक द्वारा जुड़े हुए वेब पेजों का संग्रह होता है जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, और जिसका जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। गोफर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइडर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा यानी HTML। तो यह वेब दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाली एनकोडिंग स्कीम है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, वेब पर किसी विशेष सूचना को एक्सेस करने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। WAIS इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यह भी एक प्रकार का सर्च सिस्टम है। वेरोनिका एक प्रोग्राम है जो गोफर की मदद से कार्य करता है। डोमेन नेम या इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? डोमेन नेम। बस डाटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयुक्त होने वाला जो मार्ग है उसको हम बस के यानी BS बस के नाम से जानते हैं। इंटरनेट कनेक्शन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं तो 3 प्रकार के प्रमुख इंटरनेट कनेक्शन है। पहला है डायल अप कनेक्शन, दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन और तीसरा वायरलेस कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन पूर्व से उपस्थित टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक तीव्र गति का कनेक्शन है, टेलीफोन लाइनों का इसमें उपयोग होता है। और इसमें एक वर्ड आता है DSL, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वायरलेस कनेक्शन ग्राहक और सर्विस प्रदाता जुड़ने हेतु रेडियो लिंक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वायरलेस कनेक्शन में। और यहाँ पे 2 वर्ड है वाईफाई, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। मेरा आपसे सुझाव है कि कम से कम जो भी आप वीडियो पढ़ाई संबंधित देखा करिए, कम से कम 2 बार आप उसको ज़रूर देखा करिए। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी और आपके मस्तिष्क पटल पर लंबे समय के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। इस वीडियो में अभी कुछ तथ्य हैं जिनको मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ, तो आने वाले वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि जो अन्य तथ्य हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन से, जहाँ पर आपको सभी नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, प्रैक्टिस सेट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एंड क्विज बोथ मीडियम, तो एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।